प्रगति पथ पटना के YouTube चैनल पर मैं CS सिंह एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले का जो वीडियो मैंने डाला था वह था इंट्रोडक्शन टू लाइट पार्ट 1। जिन विद्यार्थियों ने इस वीडियो को नहीं देखा है, इस इंट्रोडक्शन टू लाइट पार्ट 2 को देखने से पहले इंट्रोडक्शन टू लाइट पार्ट 1 ज़रूर देख लें। और जब भी आप मेरे क्लास को अटेंड करते हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सिनेमा की तरह नहीं देखिए। एक कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और जो भी बातें हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नज़र आता है उन सभी पॉइंट्स को आप कॉपी में नोट डाउन करते रहिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो फिर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा पार्ट लाइट का, इंट्रोडक्शन टू लाइट पार्ट 2। ठीक है, तो पिछले क्लास में जब हम आपको लाइट के बारे में बता रहे थे तो हम आपको बताए कि लाइट जो है वह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग। अब विद्युत चुंबकीय तरंग किसको कहते हैं, ये बात तो हम आपको बताए थे कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन और लाइट के वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वह तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, विद्युतीय क्षेत्र का दोलन, चुंबकीय क्षेत्र का दोलन और प्रकाश के गमन की दिशा तीनों एक दूसरे के लंबवत होती है। इसलिए प्रकाश को हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इस विद्युत चुंबकीय तरंग, देख लीजिए एक बार फिर से इस बात को, कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव का डायरेक्शन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। यह सपोज कर लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन का विद्युतीय क्षेत्र के कंपन का दिशा है, यह चुंबकीय क्षेत्र के कंपन का दिशा है, तो यह प्रकाश का गमन की दिशा होगी। यह होगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। यह बात आपको मालूम है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। और इसको निर्वात में या किसी भी माध्यम में अगर आपको प्रकाश का वेग ज्ञात करना है तो इस फॉर्मूला को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग को ज्ञात करने का सूत्र होगा, प्रकाश का वेग c इज इक्वल टू 1/√μ इंटू एप्सिलॉन। किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग c इज इक्वल टू 1/√μ एप्सिलॉन से दिया जाएगा। यहां पर म्यू जो है वह है माध्यम की परम चुंबकशीलता, इंग्लिश में एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। क्या बोल रहे हैं? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। और ये जो टर्म है एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन, इसको कहेंगे माध्यम की परम विद्युतशीलता, माध्यम की परम विद्युतशीलता, और इंग्लिश में कहेंगे इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो पहला वाला हो गया चुंबकशीलता, परमिएबिलिटी, और दूसरा हो गया विद्युतशीलता, परमिटिविटी। दोनों अलग अलग है। तो किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग c इज इक्वल टू 1/√μ इंटू एप्सिलॉन। म्यू हो गया माध्यम की परम चुंबकशीलता, एप्सिलॉन हो गया माध्यम की परम विद्युतशीलता। अब अगर हम लोग निर्वात में प्रकाश का वेग ज्ञात करना चाहते हैं, यानी वैक्यूम में, फ्री स्पेस में, निर्वात में प्रकाश का वेग हम लोग को मालूम है कितना होता है, 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए कैसे निकलेगा। तो निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग, आप लोग विद्यार्थी लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि सर आपके पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। यार, तो लॉकडाउन टाइम में क्लासेस स्टार्ट किए हैं, अभी डिजिटल बोर्ड का व्यवस्था नहीं कर पाएंगे,
लेकिन कुछ दिन के बाद जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो देखिए डिजिटल बोर्ड भी हो जाएगा जैसा आप लोग चाह रहे हैं। और एक बार फिर से आपको कह रहे हैं कि अगर आप लोग को मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हम लोग का हौसला बढ़ता है और हम लोग और भी अच्छा इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, निर्वात में प्रकाश का वेग आपको ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है, निर्वात में प्रकाश का वेग c = 1/√μ/ε। अब देखिए, अब क्योंकि निर्वात में लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं μ0, ये हो गया निर्वात की परम चुंबकशीलता, और यहाँ पर डाल देते हैं ε0, तो ये हो गया निर्वात की परम विद्युतशीलता। याद रखिए, ये μ0 अब हो गया, पहले म्यू था वो मीडियम के लिए था, माध्यम के लिए था, ये μ0 है, ये निर्वात के लिए। तो ये निर्वात की परम चुंबकशीलता हो गया, निर्वात की परम विद्युतशीलता हो गया। अब इसका वैल्यू आपको याद होगा, देखिए एक बार, ये जो μ0 होता है निर्वात के लिए, इसका वैल्यू होता है 4 पाई × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। हेनरी पर मीटर, इसको आप मैग्नेटिज्म में पढ़िएगा, फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान मत होइए, बस हम एक आपको एग्जांपल से बता रहे हैं। और आपको याद होगा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में अगर कूलम्स लॉ आपने पढ़ा होगा तो 1/4πε0, इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹ और न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू देखिएगा तो ये हो जाएगा 1/4π और इंटू 9 × 10⁹ अब यूनिट्स वगैरह आप लिख लीजिए, वो मेरा काम नहीं है, आप लिख लीजिएगा इस यूनिट को। और यूनिट लिखना क्या है, इसको यहाँ पर ले आइए, इसको नीचे ले आइए, ये हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर और बाई हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो गया। चलिए फिलहाल अब यहाँ पर आप इस μ0 और ε0 का वैल्यू डाल दीजिए। देखिए यहाँ पर c = 1/√μ0, μ0 का वैल्यू कितना है भाई, देख लो, 4 पाई × 10⁻⁷। कॉपी लेके बैठो, कॉपी लेकर 4 पाई × 10⁻⁷। और ε0 का वैल्यू कितना हुआ, इसका वैल्यू हुआ देखो 1/4π × 9 × 10⁻⁹। अरे दूसरा का फोन मत अटेंड करो, इधर क्लास देखो। अब देखो यहाँ 4 पाई और 4 पाई कट गया, मैथमेटिक्स आपका ठीक ठाक है ही। ये देखिए, एक तो डिनोमिनेटर में है और फिर ये टर्म में भी डिनोमिनेटर है, इसलिए ये पूरा ऊपर चला जाएगा। और देख लीजिए ये हो जाएगा 9 × 10⁻16 और इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालिए, ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ये हम वैल्यू से आपको प्रूफ किए, लेकिन इतना आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है, ये एग्जाम में पूछता है, इसलिए इस फॉर्मूला को जरूर याद रखिए। ये हो गया VVI फॉर्मूला, और ये तो डाटा है जो आप बहुत पहले से याद रखे हैं, तो अभी याद नहीं भी रखिएगा तो मेमोरी में आपका होगा ही। तो देखिए, निर्वात में प्रकाश का वेग हो गया। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने ज्ञात किया था, आपको मालूम है? चलिए नाम बोलिए। हाँ ठीक है, रोमर। निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वप्रथम जिस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था उसका नाम था रोमर। और रोमर कैसे ज्ञात किया था निर्वात में प्रकाश का वेग, तो इसके लिए वह खगोलीय घटना का ऑब्जर्वेशन किया था, खगोलीय घटना का वह अध्ययन किया था। और वह खगोलीय घटना था जुपिटर मतलब बृहस्पति ग्रह के एक चंद्रमा के गति का ग्रहण का अध्ययन करते हुए बृहस्पति ग्रह के एक चंद्रमा के ग्रहण का अध्ययन करके वह कैलकुलेट किया था प्रकाश का वेग निर्वात में। सबसे पहले किसने, तो सबसे पहले निर्वात में प्रकाश का वेग फर्स्ट साइंटिस्ट जो ज्ञात किया था वह था रोमर। लिख लीजिए, रोमर ने निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे पहले ज्ञात किया था। कैसे? खगोलीय घटना से। और वह खगोलीय घटना क्या थी? जुपिटर जो प्लैनेट है उसके मून का एक्लिप्स का अध्ययन करके, जुपिटर प्लैनेट यानी बृहस्पति ग्रह के मून यानी चंद्रमा का ग्रहण का अध्ययन करके रोमर सबसे पहले प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। लेकिन एक और बात यहां पर याद रखिएगा, रोमर तो याद रखें, लैब में सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? तो लैब में सबसे पहले ज्ञात करने वाले वैज्ञानिक का नाम था फिज़ो।
रॉमर फर्स्ट साइंटिस्ट है जो निर्वात में प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। कैसे ज्ञात किया था? तो ज्ञात किया था बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा के ग्रहण का अध्ययन करते हुए। बाकी डिटेल इसमें नहीं जानना, इतना बात की याद रखना पर्याप्त होता है। और लैब में सबसे पहले प्रकाश का वेग जिस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था उसका नाम था फेजो, और यहां पर ये लैब में ज्ञात किया था, प्रयोगशाला में। और इस प्रयोगशाला में उसने क्या किया था कि रोटेटिंग टूथड व्हील का प्रयोग किया था, यानी घूरने। ये लैब में सबसे पहले, लैब मतलब हुआ प्रयोगशाला, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम प्रकाश का वेग ज्ञात किया। किसने भाई? फेजो ने। फेजो FIZEAU, लैब में प्रकाश का वेग सबसे पहले इसी ने ज्ञात किया था। बाय यूजिंग रोटेटिंग टूथड व्हील एक्सपेरिमेंट, बाय यूजिंग रोटेटिंग टूथड व्हील एक्सपेरिमेंट, यानी कि क्या था, इसमें एक पहिया था, पहिया में दांत थे, जैसे गियर होता है, उसको घुमा करके ये प्रयोग किया था। फिलहाल वो डिटेल आप लोग को क्लास 12th में पढ़ना होता है। इस कॉम्पिटिटिव लेवल में, जनरल कंपटीशन में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपको दो बात याद रखना है, निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने ज्ञात किया? तो वो रोमर ने ज्ञात किया। प्रयोगशाला में सबसे पहले ज्ञात किया किसने? तो फेजो ने ज्ञात किया। चलिए, यहां तक का तो बात हम लोग कर लिए। तो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग के बारे में बात कर लिए। फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर किसी भी माध्यम में निकालना है तो C बराबर 1/μ, और ये हो गया एप्सिलॉन, इसको पढ़ेंगे का अंडर रूट। और अगर निकालना है निर्वात में तो फिर यहां पर उसका निर्वात का वैल्यू डाल दीजिए। निर्वात के लिए ऐसे निकाल लेना है 1/μ0 एप्सिलॉन 0। अब देखिए, हर माध्यम के लिए आपको माध्यम की परम विद्युतशीलता और माध्यम की परम चुंबकशीलता याद रखने का जरूरत नहीं है, और वो आप कर भी नहीं पाइएगा, इसलिए ज्यादा दिमाग इस पर मत लगाइएगा। इतना तक का बात करने के बाद चलिए थोड़ा सा आगे हम इंट्रोडक्शन टू लाइट में कुछ और बहुत जरूरी बातें हैं जिसका भी बात कर लेते हैं। लेकिन एक बार फिर से कह रहे हैं, अगर मेरा क्लास पसंद आ रहा है और आगे भी आप चाहते हैं कि हम लोग आपके लिए एजुकेशनल वीडियो डालें, तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, यहां तक का तो बात हो गया। अब देखिए, हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, उस विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक छोटा सा अंश ही हम देख पाते हैं, और इस छोटे से अंश को कहते हैं दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट, या आप सिर्फ इसको कह सकते हैं लाइट। विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक छोटा सा अंश हम लोग देख पाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं विजिबल लाइट, यानी कि दृश्य प्रकाश। और यह दृश्य प्रकाश जो है ये किसके किसके बीच में है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में ये अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट के जस्ट ऊपर में स्पेक्ट्रम में आप देखिएगा तो अल्ट्रावायलेट है, और विजिबल लाइट के जस्ट नीचे में स्पेक्ट्रम में देखिएगा तो वहां पर आपको इंफ्रारेड नजर आएगा। अब ये ऊपर और नीचे का मतलब हो गया तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में आप आ जाइए। तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में आ जाइएगा तो देखिए, सबसे पहले आपको मिलता है गामा, जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। इसके बाद आपको मिलेगा एक्स, इसके बाद मिलेगा अल्ट्रावायलेट, इसके बाद मिलेगा विजिबल लाइट। हालांकि ये सब हम लोग बाद में बात करेंगे। इसके बाद बात करते हैं इंफ्रारेड का, इसके बाद आ जाएगा माइक्रो, और इसके बाद आ जाएगा रेडियो। ये बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य के ऑर्डर में है। तो ये जो विजिबल लाइट है वो किसके किसके बीच में है? अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशन। दृश्य प्रकाश जो होता है वो विजिबल लाइट है, ये अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच होता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण का वह अंश जिसको हम देख सकते हैं उसको दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? दृश्य प्रकाश। अब देख लो, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी हिंदी में तरंग दैर्ध्य, आप हिंदी में लिखना चाहे हिंदी में लिख लीजिए। और वेवलेंथ को संकेत कुछ ऐसा दिया जाएगा, इसको पढ़ते हैं लैम्ब्डा, लैम्ब्डा, LAMBDA, लैम्ब्डा। हिंदी में इसको कहेंगे तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। और दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य, दृश्य प्रकाश का जो हम लोग देख सकते हैं उसका तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ जो होता है, देख लीजिए कितना होता है। ये वेवलेंथ थोड़ा बहुत किताब में डाटा अलग अलग आपको मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा परेशान मत होइएगा। NCERT का आपको डाटा बता रहे हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के
7800 एंगस्ट्रॉम तक। तो दृश्य प्रकाश जो हम लोग देख सकते हैं उसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम से, उसका तरंगदैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। यह 4000 जो होता है वह आपका लोअर लिमिट है और 7800 जो है वो हायर लिमिट होता है। और ये जो वेवलेंथ जानने के बाद जो फ्रीक्वेंसी होती है तो वो फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जो होता है इसको कहते हैं आवृत्ति। आवृत्ति आपको निकालना है तो आवृत्ति का ऑर्डर आप लगभग याद रखिए 10 का पावर 15 हर्ट्ज के आसपास। मतलब कि आपको जैसे वेवलेंथ याद रखना होता है वैसे आपको फ्रीक्वेंसी याद रखने का जरूरत नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर आप याद रखिए, जो दृश्य प्रकाश होता है उसके आवृत्ति का ऑर्डर जो हम लोग देख पाते हैं वह लगभग 10 का पावर 15 हर्ट्ज होता है। अब ये कैसे आता है तो आपको शायद एक रिलेशन याद होगा आपको। आवृत्ति बराबर क्या होता है तो देख लीजिए थोड़ा सा। आवृत्ति बराबर होता है वेग बटा तरंगदैर्ध्य। आवृत्ति बराबर होता है वेग बटा तरंगदैर्ध्य। अब देखिए वेग जो होता है निर्वात में 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड हो गया। तरंगदैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम होता है और एक एंगस्ट्रॉम आपको मालूम है ना 10 का पावर -10 मीटर होता है। याद रखिएगा, नहीं जानते हैं यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, लिख लीजिए 1 एंगस्ट्रॉम। देखिए ए पर 0 सही जगह डालिएगा, मैथ्स वाला सिस्टम है उसको पावर मत बना दीजिएगा। ये अगर ऐसे लिख दिया ए का पावर 0 तो फिर वैल्यू 1 हो गया। ए के माथा के ठीक ऊपर 0 डालो और इसका वैल्यू होता है 10 का पावर -10 मीटर। तो देख लो यहां पर क्या हो गया, ये आप 3 × 10⁸ यहां पर लिखो यूनिट के साथ मीटर पर सेकंड। यहां पर देखो 4 गुना 10 का पावर -10 और 3 है तो 10 का पावर 3 और कैलकुलेट करके 10 का पावर -7 मीटर। और देखो यह 3 4 का वैल्यू 3/4 0.75 होता है। 10 का पावर -7 ऊपर गया तो 10 का पावर 7 हो गया। 10 का पावर 8 से मल्टीप्लाई होकर के पावर को ऐड करा देगा और ये हो जाएगा लगभग 10 का पावर 15। तो ये 10 का पावर 15 हर्ट्ज हो गया। तो ये फ्रीक्वेंसी जो होता है वह होता है 10⁻15 हर्ट्ज। याद रखिएगा दृश्य प्रकाश जो हम लोग देख सकते हैं उसका तरंगदैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है और उसकी आवृत्ति जो होती है जो हम लोग देख सकते हैं उस दृश्य प्रकाश का वो लगभग 10 का पावर 15 हर्ट्ज होता है। ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि इस फॉर्मूला से एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछता है। अब कैसा क्वेश्चन पूछता है इसके लिए क्वेश्चन आप लिखिए। चलिए हम एक क्वेश्चन आपको लिखा रहे हैं, कैसा क्वेश्चन आता है इसको देखिएगा। क्वेश्चन लिख लीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, बोर्ड पर भी हम लिख दे रहे हैं, आप भी लिख लीजिए। बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य क्वेश्चन है, देखिएगा लिखिए। बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य, बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम है। इसकी आवृत्ति ज्ञात करें, इसकी आवृत्ति ज्ञात करें। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया, बैंगनी रंग का दे, अवरक्त का दे, किसी का भी दे, कोई भी विद्युत चुंबकीय विकिरण का दे, सूक्ष्म तरंग का ही दे दे, किसी का भी आप ले लीजिए। फिर आपको तो अभी हम बताए थे क्या करना है, आवृत्ति निकालना है। तो आवृत्ति का संकेत न्यू, आवृत्ति बराबर क्या होता है वेग बटा तरंगदैर्ध्य v/λ। v का वैल्यू कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और ये लैम्डा 4000 एंगस्ट्रॉम। तो 4000 एंगस्ट्रॉम है तो ये हो गया 3/4, फिर वही कैलकुलेशन है 10⁸ और यहाँ पर आ जाएगा इंटू 10⁻⁻7 और ये हो गया अब मीटर में। अब ये था मीटर पर सेकंड में, इसको सॉल्व कर लीजिए। आगे आपको 3/4 का वैल्यू मालूम है 0.75 होता है और ये हो गया 10 का पावर 15 हर्ट्ज। आप इसको और अच्छे से लिखें तो थोड़ा मैथमेटिकली साइंटिफिक नोटेशन में लिख दीजिए 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये हो गया बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने का तरीका। यहां पर देखिए विद्युत चुंबकीय, ये तो बात आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ है नहीं। पहले भी एक बार एग्जांपल वहां जब समझा रहे थे तो भी यही एग्जांपल था, क्वेश्चन के रूप में आपको लिखा दिए ताकि आपको याद रह जाए। अब यहां पर देखिए ये जब हम लोग इतना बात कर लिए तो थोड़ा सा देखिएगा, जो दृश्य प्रकाश होता है इसमें वेवलेंथ होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक। 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर कहां तक होता है 7800 और इसमें इनफाइनाइट वेव्स लेंथ है।
मतलब इसमें बहुत सारे तरंग है, अनंत तरंग है, और इन सब का तरंगदैर्ध्य अलग अलग है, सबकी आवृत्ति भी अलग अलग है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि दृश्य प्रकाश में कुल कितने प्रकार के तरंग है, तो आप कहेंगे अनंत प्रकार की तरंग है। और अनंत प्रकार की तरंगे हैं कहने का मतलब अनंत जो तरंग है उसमें सबका तरंगदैर्ध्य और सबका आवृत्ति अलग अलग है। इनफाइनाइट ऐसे वेव हैं जिनके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन फिर भी मनुष्य का जो आंख है, मानव नेत्र जो है, वह इस दृश्य प्रकाश में 7 रंगों को अलग अलग पहचान पाता है। इस दृश्य में तो बहुत सारे रंग हुए, लेकिन हम जिन 7 रंगों को अलग अलग पहचान सकते हैं वह है आपका कौन सा? वह है आपका एक मिनट। तो हम लोग बात कर रहे थे विद्युत चुंबकीय विकिरण में दृश्य प्रकाश में जो 7 रंगों को मानव नेत्र अलग अलग पहचान सकता है वह है आपका 7 रंग, यानी दृश्य प्रकाश में 7 रंग जिसको मनुष्य अलग अलग पहचान सकता है वह है VIBGYOR, विबग्योर। वायलट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। याद रखिए, हिंदी में क्या देते हैं? वायलट, बैंगनी, इंडिगो आई, इंडिगो, जामुनी बी, ब्लू, नीला जी, ग्रीन हरा, वाई येलो, पीला, ओ ऑरेंज नारंगी, और रेड यानी लाल। तो ये 7 रंग हम लोग पहचान सकते हैं। ऐसे कुछ किताब कहता है कि वायलट और इंडिगो में हम मनुष्य का नेत्र बहुत ज्यादा अंतर नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में ये 7 रंगों का चर्चा है। आपको भी यही 7 रंग याद रखना है। और याद रखिएगा, दृश्य प्रकाश का या किसी भी प्रकाश का रंग उसके आवृत्ति पर निर्भर करता है। इस चीज में कंफ्यूजन नहीं, बहुत सारे जगह पर गलत आप लोग पढ़ लिए हैं, उसको ध्यान दे दीजिएगा। प्रकाश का रंग केवल उसके आवृत्ति पर निर्भर करता है, केवल उसके आवृत्ति पर। कभी भी तरंगदैर्ध्य मत मारिएगा, उसके आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आवृत्ति को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो प्रकाश का रंग केवल उसके आवृत्ति पर यानी उसके फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, वेवलेंथ पर निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है इसको समझना है, ऐसे भी आप समझिए। देखिए, एक कांच का टुकड़ा लीजिए, लाल प्रकाश डालिए, दूसरे तरफ से जैसे मान लीजिए कि यह कांच का टुकड़ा है। अब ये कांच का टुकड़ा है, यहां से आपने रेड लाइट डाला, कांच का टुकड़ा के अंदर जब ये लाइट जाएगा तो वो रेड ही होगा, और बाहर निकलेगा तो भी उसका कलर रेड होगा। लेकिन आपको मालूम है कि क्योंकि इस कांच का अपवर्तनांक वायु के अपवर्तनांक से अलग है, बात समझिएगा। कांच का अपवर्तनांक क्योंकि वायु के अपवर्तनांक से अलग है, तो यहां पर तो तरंगदैर्ध्य अंदर में चेंज करेगा। अगर अंदर में तरंगदैर्ध्य चेंज करेगा और अगर प्रकाश का रंग तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है, तो फिर यह लाल रंग को कुछ और रंग हो जाना चाहिए था। लाल रंग को कुछ और रंग हो जाना चाहिए था। मतलब मान लो कि अगर 7500 एंगस्ट्रॉम है रेड लाइट का वेवलेंथ, कांच के अंदर गया, कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5 म्यू इज इक्वल टू 1.5, तो कांच में इसका कितना हो जाएगा? 5000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। बाहर निकलेगा फिर कितना हो जाएगा? 7500। अब 5000 एंगस्ट्रॉम किसका होता है? यह लगभग होता है पीला प्रकाश का। तो फिर तो कांच का लाइट, कांच में अगर हमने रेड लाइट भेजा तो कांच के अंदर वो जाएगा तो उसका तो कलर अगर वेवलेंथ पे डिपेंड करता तब तो उसका कलर रेड से येलो हो जाना चाहिए था, जो कि सही नहीं है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो घटना हो रही है यहां पर क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का हिंदी क्या होता है? अपवर्तन। तो यहां जो घटना हो रहा है वो अपवर्तन है, और अपवर्तन में आप पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि अपवर्तन में प्रकाश का आवृत्ति नहीं बदलता है। और आप देख रहे हैं कि यहां पर रंग भी नहीं बदल रहा है, रंग भी नहीं बदल रहा है, आवृत्ति भी नहीं बदल रहा है। इसका मतलब स्पष्ट है कि प्रकाश का रंग केवल और केवल उसके आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। बिहार एसएससी में, रेलवे में और एक आपका सेंट्रल एसएससी में भी यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और कहीं कहीं आप लोग देख लेते हैं तरंगदैर्ध्य में, तो फिर बोलते हैं सर तरंगदैर्ध्य आंसर हो जाएगा। नहीं सर, आंसर हमेशा आवृत्ति ही होगा, याद रखिएगा। और बोलिएगा सर कि अगर आवृत्ति ऑप्शन नहीं है, तरंगदैर्ध्य है, तो क्या करेंगे? तो फिर समझ लो कि वो क्वेश्चन गलत है, उसमें करना क्या है। तो ये बात हुआ आपका प्रकाश की आवृत्ति पर, यानी कि लाइट के प्रकाश, दृश्य प्रकाश के बारे में, जिसको हम लोग देख सकते हैं। उसमें 7 अलग अलग रंग है, और उसका जो वेवलेंथ होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम हो गया। उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो लगभग 10⁻15 हर्ट्ज होता है। तो इसमें और आगे कुछ बात कर लेते हैं मानव नेत्र के संदर्भ में। तो आप लोगों ने देखा कि मानव नेत्र 7 रंगों को अलग अलग पहचान सकता है, लेकिन मानव नेत्र जिस रंग के लिए सर्वाधिक संवेदनशील होता है
मानव नेत्र जिस रंग के लिए सर्वाधिक संवेदनशील है, मानव नेत्र जिस रंग के लिए, या ऐसा लिखते हैं मानव नेत्र हरा पीला प्रकाश, हरा पीला प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कितना होता है 5500 एंगस्ट्रॉम लगभग। तो मानव नेत्र जो होता है वह हरा पीला प्रकाश के लिए सर्वाधिक संवेदनशील होता है। नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, छूटना नहीं चाहिए एक भी पॉइंट, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मानव नेत्र हरा पीला प्रकाश के लिए सर्वाधिक संवेदनशील होता है। इसका मतलब हमारा आई जो होता है इस कलर को के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव होने का मतलब इस कलर का विजिबिलिटी उसको सबसे अच्छा होता है, हरा पीला प्रकाश का। तो मानव नेत्र हरा पीला प्रकाश के लिए सर्वाधिक संवेदनशील होता है। अब ये हरा पीला प्रकाश कैसा होता है, तो आप लोग देखे होंगे एक खेल होता है लॉन्ग टेनिस, और लॉन्ग टेनिस में बॉल का कलर आपने देखा होगा। लॉन्ग टेनिस में जो बॉल का कलर होता है वो येलो ग्रीन होता है, और उसका कारण इसलिए है क्योंकि हमारा आई जो होता है इस कलर यानी ग्रीन येलो कलर के लिए सर्वाधिक संवेदनशील होता है। देखिए VIBGYOR ये 7 रंग है। हमारा आंख इस कलर के लिए यानी ग्रीन येलो कलर के लिए सर्वाधिक संवेदनशील है। इसका वेवलेंथ है 5500 एंगस्ट्रॉम के बीच में, इसमें कहीं है। दोनों तरफ जो होता है सेंसिटिविटी घटता है, संवेदनशीलता घटता है। यानी वायलेट की तरफ भी जाइएगा तो सेंसिटिविटी संवेदनशीलता घटेगा, रेड की तरफ भी जाइएगा तो संवेदनशीलता घटेगा। मानव नेत्र सबसे ज्यादा संवेदनशील जिस कलर के लिए है वह है ग्रीन येलो लाइट, और यही कारण है कि लॉन्ग टेनिस का जो बॉल होता है उसका कलर ग्रीन येलो होता है। एक बात तो ये हो गया। दूसरा बात एक और याद रखिएगा कि फोटोग्राफिक जो प्लेट होता है, फोटोग्राफिक प्लेट यानी कि जो फोटोग्राफी में प्लेट यूज होता है, आप जानते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का उसमें कोटिंग रहता है प्लास्टिक के फिल्म पर। तो फोटोग्राफिक प्लेट जो होता है, फोटोग्राफिक प्लेट वायलेट, और अगर वायलेट में ऑप्शन नहीं है तो फिर आप दे दीजिएगा या ब्लू, वायलेट या ब्लू, ऐसे सबसे बेस्ट आंसर होगा वायलेट। वायलेट या ब्लू रंग के प्रकाश के लिए सर्वाधिक संवेदनशील होता है। फोटोग्राफिक प्लेट जो होता है बैंगनी या नीला रंग के प्रकाश के लिए सर्वाधिक संवेदनशील होता है। यानी सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है फोटोग्राफिक प्लेट किसके लिए, वायलेट कलर के लिए। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वायलेट कलर की एनर्जी सबसे अधिक होती है। देखिए फोटोग्राफिक प्लेट में होता क्या है कि जब कोई रेडिएशन टकराता है तो जो सिल्वर आयंस होते हैं वो सिल्वर में कन्वर्ट होते हैं। तो सिल्वर आयंस को सिल्वर में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, याद कीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाए थे, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें है, वायलेट कलर में। यानी फोटोग्राफिक प्लेट वायलेट या ब्लू रंग के प्रकाश के लिए सर्वाधिक संवेदनशील होता है। अगर मानव नेत्र के लिए पूछेगा तो आंसर देना है हरा पीला प्रकाश, और अगर फोटोग्राफिक प्लेट के लिए पूछेगा तो फिर ये होगा आपका वायलेट, और नहीं तो फिर ब्लू कलर का प्रकाश। ऐसे बेस्ट आंसर होगा कौन सा, वायलेट कलर के लाइट के लिए फोटोग्राफिक प्लेट सबसे अधिक संवेदनशील है। तो ये मानव नेत्र में बात हुआ रंग के लिए। 7 रंग देख सकते हैं, हरा नीला प्रकाश सर्वाधिक संवेदनशील है मानव नेत्र के लिए, फोटोग्राफिक प्लेट के लिए वायलेट या ब्लू कलर का लाइट सर्वाधिक संवेदनशील होता है। यहां पर एक और बात करते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन मानव नेत्र के संदर्भ में इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं इस पॉइंट को भी। परसिस्टेंस ऑफ विजन, एक बार फिर से बोल रहे हैं, चैनल पसंद आ रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। परसिस्टेंस ऑफ विजन मानव नेत्र का, परसिस्टेंस ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन आई, आपको हिंदी में लिखना है, लिख लीजिए मानव नेत्र के संदर्भ में या मानव नेत्र के लिए दृष्टि निर्बंधता। दृष्टि देख लीजिए, दृष्टि निर्बंधता। अब यह दृष्टि निर्बंधता क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि ये एक मार्कर है और अभी ये आपके आंख के सामने रखी है, तो इस मार्कर का इमेज जो होगा वो आपके आंख के रेटिना पर बन रहा होगा। अगर इस मार्कर को हम आपके आंख के सामने से हटा दें, इस मार्कर को हम आपके आंख के सामने से हटा दें, तो जितने समय तक इस मार्कर का इमेज आपके रेटिना पर बना रहता है उस टाइम पीरियड को, उस समय को कहते हैं दृष्टि निर्बंधता।
मानव नेत्र के सामने से वस्तु को हटा लेने के बाद भी जितनी देर तक किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना रहता है उसको कहा जाता है दृष्टि निर्बंधता, यानी परसिस्टेंस ऑफ विजन। और मानव नेत्र के लिए दृष्टि निर्बंधता का मान होता है 1/16 सेकंड। याद रखिएगा, इसका मतलब यह है कि वस्तु आपके सामने हटा दिए तो सेकंड के 16वें भाग तक उसका इमेज आपके रेटिना पर बना रहेगा। इसका मतलब यह भी हुआ कि आप एक सेकंड में 16 तस्वीरों को या 16 वस्तुओं को अलग अलग पहचान पाते हैं। आप देखिए, आपने देखा होगा स्टॉप वॉच में कहां से कहां तक काउंटिंग रहता है। एक सेकंड 10 भाग में बटा होता है, 0 से लेकर 9 तक आसानी से देखा जा सकता है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो 0 से 9 तक बहुत आसान से देख लीजिएगा। उसी प्रकार से अगर एक सेकंड को 16 भाग में बांट दिया जाए, उस पर नंबरिंग ऐसा रहता है 0 से लेकर के 15 तक, तो आपको 0 भी विजिबल होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है और ऐसे ही 15 तक विजिबल होता है। लेकिन अगर उससे ज्यादा होता है, यानी एक सेकंड को अगर हम मान लो 25 भाग में, 30 भाग में, 40 भाग में अगर बांट देते तो फिर आपको ये 0 से 39 तक के नंबर एक सेकंड में दिखाई नहीं देगा। तो मानव नेत्र जो होता है वह एक सेकंड में अधिक से अधिक तक कितना इमेज देख सकता है? 16 इमेज। वो 16 इमेज को देख करके उसको बताएगा भाई ये अलग अलग है। आपका जो सिनेमा होता है, मूवी, क्या नाम होता है? मूवी, चलचित्र। बहुत सारा फिल्म आप लोग देखते होंगे, सिनेमा वगैरह, बाहुबली सब भी देखे होंगे। तो ये जो मूवी होता है, सिनेमा होता है, इसमें क्या है? इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इसका बेसिक प्रिंसिपल है परसिस्टेंस ऑफ विजन, यानी दृष्टि निर्बंधता। इसमें क्या होता है, एक सेकंड में 24 या 25 तस्वीरें आपको दिखाई जाती हैं। जब एक सेकंड में 24 या 25 तस्वीरें दिखाई जाती है तो आपको पता ही नहीं चलता कि कौन आया कौन गया, लग रहा है कि सब लगातार चल ही रहा है, और इसलिए उसको कह दिया मूवी, यानी चलचित्र। चलता हुआ चित्र नजर आ रहा है, एक सेकंड में 24 या 25 तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं तो आपको लग रहा है कि यह चित्र लगातार चल रहा है, चलचित्र हो गया। देखिए, आपको याद होगा, आपने एक देखा होगा कि अगर मान लीजिए न्यूटन डिस्क याद कीजिए जिसमें 7 रंग होता था, और जब न्यूटन डिस्क को बहुत तेजी से घुमाया जाता है तो क्या होता है, सातों रंग मिलकर के व्हाइट इफेक्ट पैदा कर देता है। तो क्या होता है कि ये जल्दी जल्दी जब तेजी से घुमाया जाता है तो एक का इफेक्ट खत्म नहीं होता है, दूसरा रंग आता है, दूसरा खत्म नहीं होता है, तीसरा रंग आता है, और अगर सातों रंग बहुत कम समय में आपस में मिल जाए तो एक का इफेक्ट खत्म हुए बिना दूसरा रंग, और उसके खत्म हुए बिना तीसरा रंग आता है, और इसी प्रकार अगर सातों रंग आ गया तो फिर कैसा लाइट देगा? व्हाइट लाइट देगा। तो ये जो एग्जाम्पल्स आपको बताए हम, वो था परसिस्टेंस ऑफ विजन का। क्या होता है परसिस्टेंस ऑफ विजन? वस्तु को नेत्र के सामने से हटा लेने के बाद भी जितने देर तक किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के रेटिना पर बना रहता है उस टाइम पीरियड को कहा जाता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। मानव नेत्र के लिए दृष्टि निर्बंधता का मान होता है 1/16 सेकंड। देखिएगा, साउंड के केस में होता है कान में 1/10 सेकंड, वो मत याद रख लीजिएगा। यहां पे आपको लाइट के लिए पूछ रहा है, और ह्यूमन आई का परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है कितना? 1/16 सेकंड। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे और भी, आज के क्लास यहीं तक रहेगा। अगले क्लास में इंट्रोडक्शन टू लाइट पार्ट 3 हम लोग देखेंगे, माने कि इस इंट्रोडक्शन टू लाइट पार्ट 3 का वीडियो हम बनाएंगे आपके लिए। और तब तक आप ये जो लोग पार्ट 2 देख रहे हैं वो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, और पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे तरह से समझने के बाद फिर ही पार्ट 3 पर आइएगा। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो एक बार फिर से बोल रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए इस चैनल के बारे में, ताकि वो भी इस लॉकडाउन के पीरियड में जो घर में बैठे हुए बोर हो रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो कम से कम इसी बहाने कुछ ना कुछ पढ़ लें। थैंक यू टू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।